हेलो एवरीवन। आज हम सभी के लिए एक खास दिन है क्योंकि आज जो भी एस्पिरेंट कम्युनिटी इस चैनल से अभी तक जुड़ी हुई है उन सब के लिए एक मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट को इनवाइट किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं केदारनाथ शुक्ला जी, जिन्होंने गोरखपुर और इनफैक्ट हमारे पूरे रीजन को प्राउड फील कराया है। हिंदी मीडियम से एक यूपीएससी सिविल सेवा में रैंक ला करके इनको इस बार 465वीं रैंक मिली है। और कहीं ना कहीं केदार भाई हमारे रीजन जो हमारा शहर है जहां पे मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं उन सब के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है जहां से ये आते हैं वो बहुत ही सिंपल है और हम सब इस बैकग्राउंड से कनेक्ट हो सकते हैं और ये सपना देख सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये सपना देखा है और साकार किया है। तो इस पूरे सेशन में आज के दिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और क्या गैप्स हैं जो उनको फिल करने की जरूरत है, जिसकी वजह से वो इस तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना फेस करे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की तरह ही इस एग्जाम को क्लियर करे आसानी से और एक सरल तरीके से। तो सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं केदार भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो यहाँ पे आए हैं। थैंक यू भाई। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स आखिर कहां पे पीछे रह जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है कि लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हमारे आसपास के लोग बोल रहे हैं और हर कोई ये बात कहीं ना कहीं दबी आवाज में कह रहा है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स पीछे रह जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे यहाँ तक लगता है कि हिंदी मीडियम या किसी भी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं या जो भी एस्पिरेंट हैं उनके साथ समस्या कंटेंट को लेकर नहीं है। उनके साथ समस्या जो है वो उस कंटेंट को एक्सप्रेस करने को लेकर ज्यादातर है। उस कंटेंट को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मुझे जहां तक इस तैयारी में लगता है कि हिंदी मीडियम के साथ समस्याएं आती हैं, वो सबसे पहले प्रीलिम्स के लेवल पे जो समस्याएं आती हैं उसको हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 में जो हिंदी मीडियम के साथ समस्या आती है, वो पहली समस्या ये आती है कि हिंदी मीडियम के अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, जिसके कारण उन्हें साइंस टेक और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को टैकल करने में दिक्कत आती है। दूसरी समस्या जो आती है उनके साथ वो GS2 में आती है, क्योंकि GS2 में हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि जिन 2 अटेम्प्ट को मैंने दिया है उन 2 अटेम्प्ट में हम ये देख रहे हैं कि मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, मैथ के वो जनरल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और CSAT में जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस साल तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में एक कॉम्प्रिहेंशन पे 2-3 क्वेश्चन थे, जबकि 2020 में पर कॉम्प्रिहेंशन 1 क्वेश्चन थे। तो उनके लिए बहुत टफ काम हो जाता है कि वो हर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रीलिम्स के लेवल पे ये 2 चुनौतियां हिंदी मीडियम के साथ हैं। उसके बाद दूसरी जो चुनौती आती है वो मेंस के लेवल पे आती है। प्रीलिम्स के लेवल पे मुझे ज्यादा चुनौती दिखती है, मेंस के लेवल पे उतनी चुनौती नहीं है हिंदी मीडियम के साथ। हिंदी मीडियम के साथ मेंस के लेवल पे जो चुनौती है वो ये है कि उनके पास अच्छे राइटरों की किताबें जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन में है, जो ट्रांसलेशन कई बार बहुत जीवंत नहीं होता है। वो लगता है कि गूगल ट्रांसलेशन जैसा है कि वो गूगल ट्रांसलेशन जैसा, वो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज को। दूसरी दिक्कत जो आती है वो उनके साथ GS3 में आती है, जहां उनको साइंस टेक और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन टैकल करने होते हैं। इन दोनों डोमेन के जो क्वेश्चन है उनमें आपकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की चाहिए होती है, उनमें आपके पास शब्दों की कमी दिख रही होती है। और इसके लिए अभी आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या किए जा सकते हैं। उसके बाद अगली चुनौती जो मुझे लगती है वो GS4 में आती है, क्योंकि GS4 में नॉर्मली बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको किसी भी टर्म के एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में नहीं पता चल पाते हैं। और हिंदी में एक ही शब्द की, जैसे इंटीग्रिटी के लिए जो नॉर्मल टर्म आता है वो सत्यनिष्ठा आती है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में एक्चुअल अंतर कहाँ आ रहा है, जबकि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में अंतर पता करना बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि
4 में ये दिक्कतें आती हैं। उसके बाद ऑप्शनल को लेकर जो दिक्कत आती है, क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके ऑप्शनल के मार्क्स ज्यादा मायने रखते हैं। तो ऑप्शनल के मार्क्स में ये दिक्कत आती है कि हिंदी मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं उनके पास ऑप्शनल का स्कोप बहुत कम है, क्योंकि हिंदी मीडियम में बाकी में जैसे आपके पास मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हुए, साइंस के सब्जेक्ट हुए, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हुए, ज्योग्राफी हुआ, इन सब्जेक्ट में इंग्लिश में किताबें अच्छी हो जाती हैं और उन किताबों के साथ साथ उन बच्चों को अच्छे टीचर भी मिल जाते हैं। जबकि हिंदी मीडियम में एग्जाम देने वाले बच्चों के जो ऑप्शनल है वो बहुत थोड़ी है, जैसे हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मेजर सब्जेक्ट यही है, कुछ बच्चे ज्योग्राफी, यही मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो दूसरी दिक्कत मुझे जो लगती है मेंस में वो ऑप्शनल को लेके है। तीसरी दिक्कत है कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह ही जो इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है उस पर ध्यान तनिक भी नहीं देते हैं, जबकि हर साल कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं पास कर पाते हैं। तो उनको अपनी पूरी तैयारी में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश का अगर क्वालिफाइंग पेपर हम नहीं पास करते हैं तो हमारी पूरी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसलिए हमको उस इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो पेपर बहुत आसान है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो पेपर हमारे अच्छे हो जाएंगे और हमारी कॉपियां चेक होंगी। उसके बाद हमें तीसरे इंटरव्यू स्तर पे जो हमको दिक्कतें दिखती हैं वो ये कि जब हम इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंचते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं वैसे बच्चों से जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ अधिकांश इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनसे हम डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये बच्चे ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, वो IIT से पढ़े हुए हैं, किसी NIT से पढ़े हुए हैं, कहीं बड़े मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, एम्स से पढ़े हुए हैं, तो ये चीजें हमें और डिमोटिवेट कर रही होती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी मीडियम में भी जो सिलेक्शन का परसेंटेज है, जितने बच्चे मेंस में सेलेक्ट हो रहे हैं लगभग उतने बच्चे इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू ये 3 स्तर पे ये समस्याएं हैं हिंदी मीडियम के साथ। और मैं इनफैक्ट आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो कुछ जगहों पे मुझे ये समझ में आया, जैसे कि आपने बताया कि साइंस एंड टेक और इकोलॉजी के जो पोर्शन है वो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत होती है वहाँ पे। मैं एक साइंस स्टूडेंट होते हुए ये बताता हूँ कि मैं खुद इन पोर्शन से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि मुझे ये पोर्शन बहुत अच्छे से नहीं समझ में आते थे और मैं खुद जो है दोनों प्रीलिम्स में अपने इन पोर्शंस में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं गेन कर पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ नहीं है और किसी के साथ है, इस वजह से आप डिसएडवांटेज पे हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स का भी ये वीक हो, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो इसलिए ये चीजें नहीं सोचनी है। हर लेवल पे जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान है, और केदार भाई और ऐसे और भी हिंदी मीडियम के टॉपर ने ये प्रूव किया है कि ये इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। और दूसरा जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपने बताया कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो है इश्यूज हैं, तो ये क्या गैप्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हर लेवल पे, जिन गैप्स को हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को कवर करने की जरूरत है? कौन से ऐसे गैप्स हैं जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स अगर कवर कर लें तो इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स की तरह ही उनका भी पाथ सिंपल हो जाएगा? तो फिर हम वहीं से शुरू करते हैं कि हिंदी मीडियम में हर स्टेज पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनकी क्या क्या समाधान हो सकते हैं। हाँ। जैसे कि अगर हम प्रीलिम्स पे देखें तो जो GS 1 के पेपर में है, जहां हमें बताया कि साइंस टेक और एनवायरनमेंट के साथ दिक्कत है, तो हम इन पोर्शन पे ये काम कर सकते हैं कि हम न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम प्रयास करेंगे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ध्यान दे सकते हैं, जहां से हमारे साइंस के क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। दूसरा, जहां तक इन्वायरमेंट की बात रही, इन्वायरमेंट के आज की डेट में हिंदी मीडियम में भी अच्छे कंटेंट हैं। बस हमें ये देखना है कि हमें उस कंटेंट में हिंदी और इंग्लिश के बीच जो हमें वो डर रहता है कि हिंदी को लेके इस टर्म की मुझे इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें इस एग्जाम में सफल होना है, तो हमें थोड़ा सा और एफर्ट के लिए तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए कि हमें हिंदी मीडियम में GS 1 का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, उस पेपर के लिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के बीच जैसे कंटेंट में लेके जो भी अंतर आ रहे हैं, अभी आज की डेट में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो इसको लेके वीडियो बनाते हैं, और इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो हिंदी में चीजों प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे आप खुद प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में, तो हमें उस चीज पे ध्यान रखना है। दूसरा, जहाँ
सीसैट को लेके दिक्कत है, हम सीसैट में मैथ पे रिलाई कर सकते हैं क्योंकि मैथ एडवांस मैथ नहीं आते हैं, वो 10th तक के ही मैथ आ रहे होते हैं और वो कंसेप्ट पे बेस्ड आ रहे हैं। अभी कुछ लोगों को लगता है कि मैथ के जो क्वेश्चन है वो टफ आ रहे हैं, वो 10th लेवल के नहीं है, जबकि वो लेवल 10th लेवल के ही है, बस उसके क्या नाम है कॉन्सेप्ट के लेवल का है। तो हम उसके लिए कर सकते हैं कि 6th 7th 8th और 9th 10th के जो हैं मैथ के जो किताबें हैं एनसीईआरटी की उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हो सके तो हम उनकी क्लासेस ले सकते हैं। अगर कोई घर में बच्चा है जो पढ़ रहा है उसकी किताबें हम देख सकते हैं। तो क्या कि हम थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे सीसैट को लेके, तो मुझे ये लगता है कि जो बड़ा हर्डल है प्रीलिम्स न पास करने का हिंदी मीडियम के साथ, वो समस्या दूर हो जाएंगी। दूसरा अब आते हैं हम मेंस के स्तर पे। मेंस में हम GS1 में देखते हैं, तो GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपके आंसर लिखने से ज्यादा प्रेजेंटेशन में नंबर मिल रहे होते हैं। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वही मैप बना रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप बना रहे होंगे। तो हम मैप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां जहां हमको लगता है कि वो गैप है उसको दूर करने के लिए मैप बना सकते हैं। हम हिस्ट्री में आंसर लिखते टाइम क्रोनोलॉजी को सेट कर सकते हैं कि हमें पता हो कि हम सही से मतलब अपने आंसर प्रेजेंट कर पाए एग्जामिनर के सामने कि ये क्रोनोलॉजी है। अगर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है तो हम उसमें कुछ डायग्राम बना सकते हैं। सोसाइटी के क्वेश्चन है तो हम कुछ इंग्लिश मीडियम से अगर हमको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच का ये गैप खत्म करना है तो हमें कुछ सोशल साइंस सोसाइटी के जो क्वेश्चन है GS1 में, उसके लिए हम कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नाम देख सकते हैं, उनके कुछ रिकमेंडेशन देख सकते हैं, उनके क्या विचार रहे हैं हर सोशल इश्यूज पे लेके, चाहे दहेज को लेके हो, सांप्रदायिकता को लेके हो, इन चीजों पे उनके क्या इशू रहे हैं, महिलाओं की समस्याओं के लिए उनके क्या पॉइंट रहे, उसको हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इसमें इग्नू की जो किताबें हैं वो काफी मायने रखती हैं कि इग्नू की जो किताबें सोसाइटी की हैं वो काफी लाभदायक होंगी। उसके बाद अगर हम GS2 पे आते हैं, GS2 में मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चों के लिए वो सबसे इजी पोर्शन माना जाता है कि GS2 तो सबके अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वही क्या कॉन्स्टिट्यूशन, वही गवर्नेंस, वही इश्यू रहते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ हम टर्म देख सकते हैं जैसे गवर्नेंस से संबंधित है, सिटीजन चार्टर है, इन क्वेश्चंस पे हम कुछ फैक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी कई सारी कोचिंग मेंस के टाइम पे प्रोवाइड कराती हैं तो उनसे हम फैक्ट शीट बना सकते हैं, एक कंसाइज नोट्स बना सकते हैं अपना, जिनसे हम उसको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद GS3 और GS4 के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, मुझे ऐसा लगता है कि GS3 के लेवल पे अगर देखा जाए तो GS3 में इकोनॉमिक्स के लिए फिर वही टर्म की एक समस्या आती है। आपको टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, टर्म्स को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को देखते रहना होगा। फिर आपको फिगर बनाने होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता, इकोनॉमिक्स में आपके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर रेपो रेट, अभी RBI कल रेपो रेट बढ़ाई, तो अगर RBI ने रेपो रेट बढ़ा रही है तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं और उसके क्या क्या परिणाम होंगे, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और हमको इंग्लिश के टर्म पता हो, तो अगर हम इन दोनों पोर्शन पे काम करते हैं तो GS3 में भी मोर और लेस हम काम, जैसे GS3 में एक पोर्शन होता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में मोर और लेस वही क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे होते हैं। इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे हिंदी में चीजें ज्यादा अवेलेबल है इंग्लिश से, क्योंकि हमारे देश की जो सुरक्षा रिपोर्ट्स आती है वो मैक्सिमम हिंदी में आती है। हाँ, तो GS3 में जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है तो उस पोर्शन पे हम ये कर सकते हैं कि हमको पता होने चाहिए कि बॉर्डर के इशू क्या हैं, बॉर्डर के इशू को हम बॉर्डर बनाना, हमको इंडिया का मैप बनाने अच्छे से आ जाए, इंडिया के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है उसको हम हाईलाइट कर सकें, तो हम थोड़ा सा मैप पे प्रयास कर सकते हैं। GS4 में फिर मुझे जहां तक वर्ड को लेकर दिक्कत सिर्फ है, वर्ड को लेकर दिक्कत में हम ये कर सकते हैं कि हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को देखें और अपनी डेफिनेशन तैयार करें। जैसे अगर इंटीग्रिटी है तो हमको इंटीग्रिटी का, सत्यनिष्ठा की अपनी डेफिनेशन तैयार करनी है। कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश से समझ लें और हिंदी में अपनी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करें। मतलब मैंने इसलिए ये किया था कि GS4 में जितने टर्म थे उन सबके डेफिनेशन खुद तैयार किए थे कि इसके एक्चुअल डेफिनेशन वो कह सकते हैं मेरी लैंग्वेज में। और उसके बाद दो एग्जाम्पल सबके, एक हमारी माइथोलॉजी से या हमारे एंशिएंट से, एक हमारे मॉडर्न ब्यूरोक्रेट या मॉडर्न कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी कुछ अच्छा कर रहा है, हमको उन दोनों के वो दो एग्जांपल हमको अपने पास रखने होंगे।
और केस स्टडी को लेके जहां तक है, केस स्टडी में हिंदी और इंग्लिश में लेके बहुत अंतर नहीं है, वहां पे लगभग सेम चीजें चल रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि GS2 में GS के पोर्शन पे ये किया जा सकता है। और जहां तक रहा ऑप्शनल की बात, तो आज की डेट में हर ऑप्शनल से सिलेक्शन हो रहे हैं, मोर और लेस हर ऑप्शनल से सिलेक्शन हो रहा है। किसी साल किसी ऑप्शनल के अच्छे रिजल्ट आते हैं, किसी साल दूसरे ऑप्शनल के अच्छे रिजल्ट आते हैं, हर साल ये वेरी कर रहा होता है। आपको प्रयास ये करना है कि आपके जो ऑप्शनल हैं, आप उस ऑप्शनल में अच्छा प्रयास करें, उस ऑप्शनल को जितना अच्छा कर, हाँ, उस ऑप्शनल के जो अच्छे टॉपर हैं, जिन्होंने उस ऑप्शनल में आंसर लिखा है, उनके आंसर राइटिंग देखें, उनके आंसर से अपनी तुलना करें। मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते थे या किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज वो फिर अपलोड करते हैं, जब सिलेक्शन के बाद वो कॉपीज अपलोड करते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को फिर अपने लिखता था, फिर उनसे मिलाया था कि कहाँ पे अंतर आ रहा है मेरे आंसर में और उनके आंसर में। तो जैसे मैंने तैयारी जब इस साल की तो मैं रवि सियाह के आंसर पे खुद लिखा करता था कि वो कैसा लिखते हैं रवि। प्रदीप द्विवेदी सर के आंसर थे, क्योंकि उन्होंने 344 नंबर हिंदी लिटरेचर में थे, तो मैं उस पर प्रयास करता था कि उन्होंने एक्स्ट्रा क्या क्या किया था इस चीज में। तो ये प्रयास किए जा सकते हैं, तो हिंदी मीडियम के रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के एस्पिरेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो काफी सारे लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफी सारे लोग के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग जा सके, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग शायद जा सकते हो पर उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो यहीं रह करके तैयारी करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इसके बारे में आपका क्या विचार है कि कोचिंग कितनी जरूरी है और कहाँ पे रहना, मतलब रहना दिल्ली में रह रहे हैं, इलाहाबाद में रह रहे हैं या फिर गोरखपुर में रह रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर पड़ता है किसी एस्पिरेंट के लिए? कहीं पे रहना सिलेक्शन नहीं तय कर रहा है, क्या है कि हम उस चीज को कैसे ले रहे हैं वो सिलेक्शन तय करता है। मैंने अपनी पूरी तैयारी गोरखपुर में रख की है, और किसी भी अच्छी किताबें आज की डेट में हर जगह अवेलेबल हैं। अधिकांश एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन आज की डेट में उपलब्ध है। हम चीजें मतलब मैंने बहुत सारी पढ़ाई, जैसे NCERT हुआ, मैं ई पाठशाला ऐप से NCERT पढ़ लिया करता था। मुझे टेस्ट सीरीज लिखना होता था तो मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिख के उसे अपलोड कर दिया करता। तो आज की डेट में कहीं जाके तैयारी करना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें वो एनर्जी बचाए रखनी है कि हम तैयारी कर रहे हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं, जैसे मैं ये किया करता था कि मेरे कुछ दोस्त जो दिल्ली या उस तरफ के हैं जो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट रख सकते हैं कि उनसे हफ्ते में 15 दिन का एक बार कन्वर्सेशन कर लिए कि वहां पे क्या चल रहा है। कुछ नई चीजें अगर वहां है तो आप उनसे फोन के थ्रू पता कर सकते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया का टाइम है, तो उनसे आप कनेक्ट होके चीजें ले सकते हैं कि आखिर वहां पे उनकी कोचिंग में या कुछ नई चीजें बताई गई हो। तो और आज की डेट में अगर कोचिंग मटेरियल का हो तो वो भी हर जगह उपलब्ध है। इस दिशा में कोचिंग संस्थान भी लगभग प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर चीजें हर जगह उपलब्ध करा दी जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं जाके तैयारी करना जरूरी है। इवन मैं अपनी तैयारी में दिल्ली, सिर्फ मेरे 2 दोस्त दिल्ली से तैयारी करते थे, तो मैं उन्हीं से कनेक्ट होता था कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, तुम्हारे यहाँ कोचिंग में क्या हो रहा है, अच्छा ये मटेरियल सुनने में आया है, ये कैसा है, तो वहां से देख के बताते थे कि भाई ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, या देख लो, कुछ वो फोटोज खींच के भेजते थे कि भाई ये पढ़ लो, इस तरह की किताब लिखी हुई है, तो आप समझ जाते हैं कि किताबें कैसी हैं। जैसे मैं पिछले अटेम्प्ट में तैयारी कर रहा था तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, लेकिन मुझे स्पेक्ट्रम बहुत लेंथी लगता, मुझे लगता था कि मतलब बहुत टफ लगता था, कौन याद करे इतने सारे फैक्ट। तो मैं फिर शिफ्ट हुआ कि एक शेखर बंदोपाध्याय की किताब है प्लासिड टू पार्टीशन, तो मैं फिर प्लासिड टू पार्टीशन पे शिफ्ट हुआ कि वो किताब मुझे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि लिटरेचर का और उसमें याद करने जैसी चीजें नहीं थी, वो थोड़ा लिटरली लैंग्वेज में लिखी भी हुई है, काफी अच्छे से लिखी गई। तो इसलिए कि आप ये चीजें आप दिल्ली में जो दोस्त हैं उनसे पता कर सकते हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, नो डाउट वहाँ के कुछ बेनिफिट होंगे, लेकिन वहाँ के बेनिफिट के साथ साथ वहाँ के बहुत सारे नुकसान भी हैं, जो कि हमारे यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, या जो वीक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या सोसाइटी उनको अपने घर से दूर जाने नहीं दे रही है, वो बच्चे यहाँ रह के उन चीजों को, मतलब दिल्ली को आप अपने घर ला सकते हैं आज की डेट में, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो इनफैक्ट मेरी जो खुद की तैयारी रही है वो भी जो है काफी हद तक घर से रही है, और मैं तो इस बात का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव्स हैं
मैंने उनको देखा है अपने पहले अटेम्प्ट में। जब मैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली में था तो मैं अपना पहला अटेम्प्ट मैंने वहां से दिया। अब क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया था तो मैं उसके पहले घर पे था, पर मैं अटेम्प्ट देने वहां गया था दिल्ली में। तो मैंने कुछ टाइम दिल्ली में बिताया और मैंने तो यही अनुभव किया है कि जो नेगेटिव्स हैं वो ज्यादा हैं पॉजिटिव्स से। और जब क्योंकि हर एक चीज आपको अवेलेबल है, मैंने खुद भी वही टेस्ट जो मतलब इंग्लिश मीडियम में भी वही सेम चीजें हैं कि आप टेस्ट यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, आप उसको लिखते हैं और आप स्कैन करके भेज देते हैं। तो ये मेरा खुद का भी तरीका यही रहा है। तो जैसा कि अब आपने रीएश्योर कर दिया हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को भी कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को तो जाना ही पड़ेगा मुखर्जी नगर में या फिर इलाहाबाद में, तो वो बहुत जरूरी था इस सब के लिए। और एक चीज और है कि क्योंकि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड जो है उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो कहाँ यहाँ के जो लोकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से पढ़े होते हैं और उनके अंदर एक जो है सब कुछ अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझने की जो वो है हमेशा अंदर रहती है ये चीज। तो आपने उस चीज को कैसे टैकल किया, आपने कैसे ये चीज हमेशा मान के रखी कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और मैं कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली ये चीज लोग फेस करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हर आदमी किसी न किसी से इन्फीरियर हमेशा होगा। एक डीयू से पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो जेएनयू के स्टूडेंट से हो सकता है, एनआईटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट आईआईटी से इन्फीरियर होगा, तो हर आदमी कहीं कहीं इन्फीरियर है। तो हमको उस इन्फीरियोरिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमको एग्जाम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं देने हैं, हमको एग्जाम अपने लिए देने हैं। और हम अपने कितने अच्छे हैं, हम कितना एफर्ट डाल सकते हैं। नो डाउट कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें जहाँ क्लासेस नहीं रेगुलर हैं, या आप की फैमिली बैकग्राउंड या कोई भी ऐसा कारण है कि आप रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपनी वो चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे साथ एक कमी है, तो अगर आप में कोई कमी है तो आपसे टैकल करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट बाकियों से देना पड़ेगा। अगर आप डीयू से पढ़ाई नहीं की, आप किसी बड़ी संस्था से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि उसका नुकसान हो रहा है आपको, तो आपको उस गैप को भरने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि मेरी खुद की पढ़ाई इग्नू सोरियो ओपन से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मुझे लगता है कि ओपन यूनिवर्सिटी से जो है मतलब ऐसा से ज्यादा सिंपल बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हो कि ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद एक इंसान ये एग्जाम क्लियर करता है और आपके सामने बैठा हुआ है। ये दिखाता है कि जब आप ड्रीम करते हो, जब आप एक सपना देखते हो, तो उस सपने में बिलीव रखो, उस सपने में आपको जो है आग रहनी चाहिए। मैं पिछले 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ और उन 6 सालों में आप एक फील्ड वर्क की नौकरी कर रहे हो और उसके साथ तरह तरह के लोग आपसे मिल रहे होते हैं। वो हर दिन अगर उनको पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो हर दिन पूछ रहे होंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट कैसा हुआ। क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के बाद नहीं सिलेक्शन हुआ, तो वो चीजें आपको परेशान कर रही होती है। लेकिन क्या है कि अगर तैयारी हमने शुरू की है तो हमको अपने अंदर की वो आग को बचाए रखना है। उस आग को बचाए रखने के लिए जितने जतन कर सकते हो, मतलब कि हम प्रयास कर रहे हो कि अगर घर पे कोई दिया हम जलाएं तो हमें उसे बचाने का काम मेरा ही है कि भाई उसको बचा कर रखो, बुझनी नहीं चाहिए। बाकी लोग उसे बुझाने का प्रयास कर रहे होंगे, चाहते या न चाहते हुए भी। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी आग है तो हमें उसे बचा के रखनी है। सही बात। और उस दिए में जो तेल है वो कंटिन्यूअसली डालते रहना है। तो एक चीज और जो है हमने अभी डिस्कस की, क्योंकि आपने यहाँ पे डेली जो है 8-9 घंटे की नौकरी करते हुए ये पूरी तैयारी की है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डेली आप 8 से 9 घंटे, वो भी तहसील जैसी जगह पे नौकरी करना जहाँ पे डेली बेसिस पे दुनिया भर के विवादास्पद मुद्दे आते हैं और हमारा समय उन चीजों में पड़ता है। हमारे एस्पिरेंट्स जो है कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो स्कूल लाइफ और फ्रेंड्स में होती हैं वह उनको देख करके बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, वो चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं और वो इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आप डेली बेसिस पे दुनिया भर के सामाजिक मुद्दे आते रहते हैं जो उनसे भी डील करके, उन डिस्ट्रैक्शन से डील करके आपने जो है ये पूरा एग्जाम क्लियर किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तैयारी में आपको ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी कौन सी जो है एलिमेंट था जो आपको कंटिन्यूअसली पुश करते रहता था कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए, जब आपके पास 10 और चीजें रहती होंगी करने के लिए? तो मेरे ऑफिस का टाइम होता था कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है और 10 बजे ऑफिस जाने के लिए आपको 9 बजे से तैयारी शुरू कर देनी होती है कि आप ऑफिस जाना है, उसके लिए रेडी होना है, कल कौन कौन से टास्क होंगे जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। और शाम को जब आप
ये एश्योर करके मैं जाता था कि शाम को जब 5 बजे मैं ऑफिस छोड़ूंगा तो ऑफिस की चीजें वहीं रहनी चाहिए, वो कल सुबह 10 बजे फिर आएंगे मेरे सामने। उसके बीच में अगर हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या हो, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई फ्रेंड की, या अपने घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी फैमिली गैदरिंग में जाना है हमें, तो हमें इन चीजों पे प्रायोरिटी अपनी तय करनी पड़ती है कि मेरे लिए कौन सी चीजें कितनी जरूरी हैं, और ये प्रायोरिटी हम खुद तय कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप इस तैयारी में हैं और आपको यूपीएससी सीएससी क्लियर करना है, तो नो डाउट आपकी ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। कभी कभी कुछ नई प्रायोरिटीज आती रहती हैं, तो अगर कोई नई प्रायोरिटीज आ रही है तो आप थोड़े दिन के लिए उधर रहिए, लेकिन इस तैयारी को एकदम बैक पे मत लेके जाइए। जैसे मैं 2019 के इलेक्शन में मेरी ड्यूटी थी, तो इलेक्शन की ड्यूटी कर रहे होते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी टाइम बचे तो ये होता था कि अब आज की डेट में जिस दिन इलेक्शन है, या बूथ पे कोई काम हुआ या सुपरवाइजर का कोई काम है, दुनिया भर के काम है, तो उससे आपके पास और टाइम का क्रंच होने लगता है। तो प्रयास ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं सिर्फ यहाँ लगाऊंगा, बाकी और जरूरी जो गैर जरूरी चीजें अब उसको हटाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन के लिए इलेक्शन प्रायोरिटी पे है, तो बाकी जो समय बचेगा वो हम यहाँ करेंगे। अगर हम स्कूल में है, एग्जाम चल रहे हो, तो 15 दिन 20 दिन जितने टाइम में एग्जाम है उतने दिन के लिए एग्जाम प्रायोरिटी पे, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे यूपीएससी रहे, और बाकी जो भी टाइम बचे वहां हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूपीएससी रहे। तो वो प्रायोरिटी में बहुत थोड़े समय के लिए चेंज आना चाहिए, बाकी टाइम के लिए हमें प्रायोरिटी अपने बना के रखनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब अभी इस कॉन्वर्सेशन से समझ पाए हैं कि जो आपने केदार भाई ने जो अचीव किया है वो बहुत बड़ा इसलिए भी है क्योंकि उनके आसपास हजार चीजें चल रही थी जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी। जो चीजें हमारे अंदर होती तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर दिन एक जॉब को 8 घंटे की जॉब को पीछे छोड़कर हर दिन एक फ्रेश माइंड से बैठना एक टफ जॉब है। कहीं ना कहीं मेरे जैसे एस्पिरेंट के लिए भी एक टफ जॉब है, इसीलिए मैंने अपनी जॉब 2.5 महीने बाद छोड़ भी दी थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आप सबको यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि कैसे ये जो आग है आपके अंदर, ये जो ललक है आपके अंदर इस एग्जाम को क्लियर करने की, इस परीक्षा को पास करने की, वो हमेशा जिंदा है जब आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी बिजी है। जैसे इलेक्शन ड्यूटी जैसी टफ टास्क एक ऑफिसर के लिए या एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इलेक्शन ड्यूटी से बड़ा टफ टास्क कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। तो इस तरह की जॉब करते हुए भी वो ललक जिंदा रखना कितनी बड़ी बात है, ये आप अभी यहाँ पे सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप सब एस्पिरेंट्स को जो दुनिया भर के बहाने दे करके अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा था, उनको यहाँ से सीखने की जरूरत है कि कितनी ज्यादा समस्याओं के बावजूद इन्होंने इस तैयारी को शुरू किया है और अंजाम दिया है। हर किसी के पास एक्सक्यूज हर समस्या के लिए है। आपके पास अगर आज हमको नहीं पढ़ना है तो मेरे पास 4 एक्सक्यूज हमेशा तैयार मिलेंगे, और वो एक्सक्यूज जो है हमें कमजोर कर रहे होते हैं। आप देखेंगे अगर आप एक हफ्ते पढ़ाई करें तो आपको 8वां दिन है वो और पढ़ने का मन करेगा, लेकिन अगर आपने पिछले एक हफ्ते सिर्फ एक्सक्यूज में काटे हैं कि इनकी तबीयत खराब थी, यहाँ जाना पड़ गया, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, अगर हम यहाँ काटते रहे तो फिर 8वें दिन हमारे पास 3-4 नए एक्सक्यूज तैयार होंगे जो कि कहेंगे कि अभी एक दिन और नहीं पढ़ाई हो सकती है मेरी। हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। फिर हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम एक्सक्यूजेस में बिजी हो जाते हैं तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं, और ऐसा है कि हम सब इस फेज से रहे हैं कुछ दिनों तक, फिर निकले हैं वहां से, इसलिए कहीं ना कहीं हमने उन चीजों से पार पाया है। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज फेस नहीं किया है, मेरे साथ भी ये चीजें रही हैं महीनों तक की 1-8 महीने ऐसे रहे हैं जब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया है कि नहीं, इन एक्सक्यूजेस को किनारे रख करके वापस से पढ़ाई शुरू करनी है। तो इतने कॉन्वर्सेशन के बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है जो कि इस पूरी जर्नी को डिफाइन करता है, वो है आंसर राइटिंग। कि आंसर राइटिंग हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उस बारे में मुझे एकदम जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि केदार भाई से बेहतर कोई होगा भी नहीं जो हिंदी मीडियम के आंसर राइटिंग के बारे में बता पाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें और किस तरीके से वो फीडबैक लेते रहे हिंदी मीडियम के आंसर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के आंसर्स और इंग्लिश मीडियम के आंसर्स में वही जो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, एक वो डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस कहीं ना कहीं अपने आप अपनी सोच में आ जाता है। तो वो डिफरेंस को कैसे टैकल किया जाए और कैसे आंसर राइटिंग की जाए हिंदी मीडियम के लिए?
मुझसे जब भी कोई ये सवाल पूछे या कहीं भी कन्वर्सेशन में आता है तो मैं सबसे पहले वही जवाब देता हूँ कि हमें आंसर राइटिंग शुरू करनी है। सिर्फ सबसे टफ काम यही है कि हमें आंसर राइटिंग शुरू करने में, वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हम अभी थोड़ा सा और पढ़ लें तब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे, लेकिन वो थोड़ा और कभी नहीं खत्म होता है, वो हमेशा थोड़ा सा कमी बची रह जाती है कि थोड़ा सा ये और पूरा का पूरा प्रिपरेशन खत्म हो जाता है, रैंक आ जाती है, फिर भी लगता है आगे कुछ बचा हुआ था अभी। सही बात है। तो हिंदी मीडियम के साथ जो मुझे दिक्कत दिखती है कि एक तो उनके साथ ये समस्या आती है कि उनके आंसर पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो टोपी नहीं, जो हिंदी में कहता है टोपी पहनाना होता है हर वर्ड के ऊपर, तो वो इंग्लिश के साथ वो नहीं है। इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग के साथ ये बेनिफिट होता है कि आपके अगर आपने कांग्रेचुलेशन लिखना है तो वो सी से शुरू हुआ एस पे जाके वो पूरा एक साथ लिख सकते हैं बिना पेन उठाए। लेकिन अगर आपको वही हिंदी में सिर्फ बधाई लिखनी हो, छोटा सा टर्म, तो उसमें आपको करीबन 5-6 जगह पेन उठाने पड़ेंगे, और वो छोटा छोटा जो समय है ना, वो एग्जाम में जब आप लिख रहे होंगे तो वो दिक्कत कर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वही मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा डालना होता है। तो उस एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में हम क्या कर सकते हैं कि हम आंसर राइटिंग शुरू करें, हम नोट्स जो है वो हिंदी में बनाएं, प्रॉपर नोट्स जो है वो ऐसा ना हो कि नोट्स हमारे इंग्लिश में रहते हैं, कि मैं कई देखता हूँ हिंदी मीडियम के सिलेक्टेड का उनके नोट्स इंग्लिश में काफी सारे बने होते हैं। लेकिन अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो कि तैयारी हिंदी मीडियम से हो रही है लेकिन उनके काफी नोट्स इंग्लिश में बने होते हैं, जो कि वहां जाके दिक्कत करते हैं। आपको आंसर राइटिंग कर रहे होंगे और उस टाइम में आपको सिर्फ इंग्लिश के वर्ड याद आ रहे हैं, हिंदी का वर्ड याद ही नहीं आ रहा, ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा। तो आप अपने नोट्स जब भी बनाइए तो उसमें हिंदी की टर्मिनोलॉजी लिखिए, इंग्लिश के लिखे रहिए अपनी समझ के लिए, लेकिन हिंदी की टर्म नहीं लिखिए। दूसरा है कि जो भी कॉपियां हमारे पास हैं टॉपर की, या कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉपियां डिस्कस होती हैं कि ऐसे लिखा जाना चाहिए, तो आप अपने आंसर खुद लिखिए और फिर उनसे तुलना करिए कि कहाँ पे हो रहा है। अगर शुरुआत में ये हो सकता है कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन दो पेज में लिखना, उसको लिखने में 12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। स्पीड थोड़ी थोड़ी समय के साथ बढ़ती रहेगी। वो प्रैक्टिस के साथ ऐसी कंडीशन आएगी कि आप वो 10 नंबर के क्वेश्चन सेम क्वालिटी में 7 मिनट में लिख सकेंगे। अगर हम सिर्फ स्पीड पे गए तो फिर क्वालिटी खराब होगी और आप क्वेश्चन पूरे करके आएंगे लेकिन नंबर आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है और सिर्फ प्रयास करना है कि सेम क्वालिटी के साथ हम स्पीड अपनी बढ़ा ले जाए। स्पीड बढ़ाने के लिए मैं जो प्रयास किया करता था वो मैं डेली 4 क्वेश्चन डेली लिखा करता था, क्योंकि हमारे एक सीनियर थे वो कहा करते थे कि सिर्फ प्रीलिम्स मेंस की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जाम जो है वो मेंस के मार्क्स का ही है। प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए है कि बाकी जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, आपका सिलेक्शन और आपको जज सिर्फ मेंस के मार्क्स पे किया जाएगा, और आप जो आंसर लिख के आ रहे हैं वही आंसर एग्जामिनर को पता है। एग्जामिनर को ये बात नहीं पता होती कि आपने क्या नहीं लिखा है इस आंसर में, उनको सिर्फ ये पता होता है कि आपने ये लिखा है, और ये चीज आप प्रैक्टिस से पा जाएंगे कि आप बेस्ट चीज लिख पा रहे हो। सही बात है। तो ये जो आंसर राइटिंग का पूरा सिनेरियो है, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में है कुछ गैप नहीं है, मेन गैप है कहीं ना कहीं कि हिंदी मीडियम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और आंसर कंप्लीट ना कर पाने वाला जो इशू है वो आता है। बाकी मेनली आंसर राइटिंग की सिचुएशन सेम रहती है, इंग्लिश मीडियम में भी यही है कि आप आंसर कभी भी लिखना बस शुरू कर दीजिए। अभी हम जब इस टॉक से पहले कॉन्वर्सेशन कर रहे थे भाई के साथ, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब आपको तैयारी शुरू करनी है मतलब आंसर राइटिंग की, तो बस आप शुरू कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया हो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और आप अलाउद्दीन खिलजी की बात लिख के आ गए हैं, जो कि बिल्कुल अनरिलेटेड है, तो हम सब इस पे काफी हंस रहे थे। लेकिन ये सच्चाई है इस प्रिपरेशन की कि इनिशियली ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें ना मालूम हो, पर लिखने का जो फ्लो है वो शुरू से बना के रखना है ताकि प्रैक्टिस रहे लिखने की। तो इसके बाद मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी मीडियम से जो कम सिलेक्शन की बात हम हमेशा करते हैं उसी से रिलेटेड है कि इस बार भी हिंदी मीडियम से 7, 8, 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जबकि हिंदी मीडियम से हजारों लाखों एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में को दे रहे हैं और इस एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 7, 8, 10 कैंडिडेट्स जिसमें से आप हैं और जिसमें से और भी टॉपर्स हैं और बाकी के जो हजारों लाखों हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, वहां उनमें क्या अंतर है, क्या गैप आ रहा है, जो वो क्या ऐसा सोच में डिफरेंस है
जो नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस चीज पे आपका क्या ख्याल है? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हर साल मैं ये देखता हूँ कि मैंने पिछला इंटरव्यू दिया था और ये इंटरव्यू ऐसा होता है कि वही 50-60% वही कैंडिडेट दोबारा इंटरव्यू दे रहे होते हैं हिंदी मीडियम में। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हिंदी मीडियम में बाकी जो एस्पिरेंट हैं वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को ही फोकस लेके तैयारी कर रहे हैं। उनको ये रहता है कि सिर्फ प्रीलिम्स हो जाए, और ऐसा होता है कि प्रीलिम्स उनके हो जाए, लेकिन आखिरी इंटरव्यू स्टेज पे वही पुराने लड़के फिर आ जाते हैं, जो पुराने एस्पिरेंट है, पुराने सेलेक्टेड हैं, या जिन्होंने पिछले इंटरव्यू दिए हैं वही बच्चे, वही एस्पिरेंट दोबारा से इंटरव्यू देने आ रहा है। तो ये समस्या जो आ रही है वो वहीं पे आ रही है कि जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स की जो वो संख्या है वो बहुत कम है। हर सभी लोग हिंदी मीडियम के साथ ये एक समस्या जो मुझे दिखती है वो ये है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके पास कोई प्लान बी, कंक्रीट प्लान भी नहीं होता है। जैसे कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा हो, किस मेडिकल बैकग्राउंड के हो या लॉ के बच्चे हो, तो उनके पास एक प्लान बी, कंक्रीट प्लान बी होता है कि जहां से वो अगर यूपीएससी नहीं तो वो वहां शिफ्ट हो सकते हैं। यूपीएससी के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके साथ ये एक समस्या आती है कि वो उनके पास कोई कंक्रीट प्लान बी नहीं होता, तो वो अपना ज्यादातर ध्यान जो है उस प्लान बी को कंक्रीट बनाने में लगा रहते हैं कि अगर हम बीए कर रहे हैं तो फिर हम एमए कर लें, एमए पूरा हो गया तो फिर हम नेट कर लें, अगर हमको पीएचडी करेंगे तो हमको जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम उसके साथ तैयारी शुरू कर लेंगे। तो क्या करते हैं हिंदी मीडियम के अधिकांश जो हैं वो अपना प्लान बी को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इन मतलब बशर्ते प्लान ए पे ज्यादा प्लान ए पे फोकस करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि वो सीरियस एस्पिरेंट की जो है संख्या वो कम हो रही है। उसके लिए मेरी सलाह जो है वो उनके लिए यही है कि आप अपने जो प्लान बी, प्लान ए है उसको कुछ टाइम दीजिए, 2 साल 3 साल आप सिर्फ प्लान ए को टाइम दीजिए। अगर 2-3 साल में आपके प्लान ए के साथ आप नहीं चल पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप इस तैयारी में फिट नहीं बैठ रहे हैं या आपको वो मोटिवेशन की कमी आ रही है या कोई समस्या आ रही है, एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब फिर आप अपने प्लान बी पे ध्यान दीजिए। लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 साल वो सीरियस सिर्फ प्लान ए पे ध्यान देना है। इस समस्या मैं जितने एस्पिरेंट से मिला हूँ सिलेक्शन के बाद या सिलेक्शन के पहले, मुझे ये समस्या ज्यादा दिखी है हिंदी मीडियम। तो जो आपने बातें कही हैं, एक्चुअली ये बातें कहीं ना कहीं जो है काफी सारे बच्चों को पता भी है, लेकिन ये आपसे सुन करके कहीं ना कहीं अब ये रीएश्योरेंस इनको मिला है, इनको एक जो है मिली है कॉन्फिडेंस कि हाँ ये बात सही है। तो अब कहीं ना कहीं अब हम इस वीडियो को रैप अप करना चाहते हैं, तो मेरा जो आखिरी सवाल है वो आपसे ये होगा कि हम क्योंकि इस परीक्षा में बहुत बार डिमोटिवेटेड फील करते हैं, और हमारे क्योंकि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, मैं और आप एक जो है शहर गोरखपुर से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेवलप नहीं है और इस देश के बैकवर्ड एरियाज में आता है, क्यों तो यहाँ के एस्पिरेंट्स हमेशा अपने आप को जो है डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमसे शायद नहीं हो पाएगा, या फिर मैं हिंदी मीडियम से हूँ इससे सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो और यही फील होता है कि नहीं हो पाएगा। दुनिया भर के इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको कुछ ऐसा संदेश दीजिए, जो है कुछ ऐसी बातें 1 मिनट में कह दीजिए जो वो 1 मिनट इनके लिए इनके दिमाग में हमेशा रहे, और वो 1 मिनट इनको हमेशा इस तैयारी में लगाए रखें जब भी ये डिमोटिवेटेड फील करें। अगर 1 मिनट की बात की जाए या कुछ कंक्रीट कहा जाए, कुछ शॉर्ट में कहा जाए, तो मुझे ये लगता है कि आपकी तैयारी आपने अपने लिए शुरू की है, न कि किसी और के लिए, न इसलिए कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कितने हो रहे हैं, ना हमने तैयारी इसलिए शुरू की थी कि गोरखपुर की तकदीर बदलनी थी, या हमने मतलब तैयारी शुरुआत हमने सिर्फ अपने लिए की थी। तो आप अपने को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने लिए जो कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। आप इस तैयारी में खुद से बेहतर बनने का हमेशा प्रयास करिए। आप किसी अगर और से तुलना कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई एक आप हैं, आप अपने किसी दोस्त से तुलना कर रहे हैं कि मैं उससे अच्छा हूं या उसका ये मीडियम है तो मेरा नहीं होगा, तो आप हमेशा अपने को उससे पीछे ही हमेशा पाएंगे। क्यों इसका कारण ये होता है कि अगर वो दोस्त आपका एक स्टेप बैक भी आता है तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड होकर उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। आपको फिर ये लगता है कि वो एक स्टेप बैक आया तो हम भी एक स्टेप बैक आ जाते हैं। फिर क्या होगा ना कि आप हमेशा उससे पीछे ही रह रहे होंगे। तो अपनी इस तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में, आप अपने को और प्रतिदिन मतलब डेली आप अपने को
बेहतर बनाने का प्रयास करिए। मैं इस तैयारी में ये किया करता था, क्योंकि मैं नौकरी करता था, तो मैं जब शाम में पढ़ाई हो जाती थी 11 बजे के करीब में, उसके बाद मैं ये बनाता था कि कल मुझे क्या क्या पढ़ लेने हैं, कल मुझे कहाँ से टाइम मिलेगा। अगर मुझे ये है कि 3 घंटे मुझे ऑप्शनल पढ़ लेना और 3 घंटे मुझे जीएस पढ़ने हैं, ऐसे कुछ उससे ज्यादा टाइम होता नहीं था। तो फिर ये सुबह सोच लेते थे कि अच्छा रात में कैसा है, नींद आई नहीं आई, तो फिर उस हिसाब से सुबह शिफ्ट होता था कि अच्छा मॉर्निंग के टाइम अभी मन नहीं है तो ऑप्शनल पढ़ लेते हैं। अगर शाम को जब आएंगे, अगर ऐसा भी होता है कि शाम को आए फिर भी मन नहीं है, तो फिर ये होगा कि आज शाम में भी ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, अगले दिन दोनों टाइम में जीएस पढ़ लेगा। तो क्या है कि आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपना जो टाइम टेबल है, उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाए रखिए कि आप एडजस्ट कर पाए, आप डीमोटिवेट ना हो। अगर आप 8 घंटे पढ़ने का एम लेके चल रहे हैं तो आप टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को सिर्फ 6 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप 6 से 7 गए पढ़े तो आपको अंदर से एक अच्छा फील होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, तो अगले दिन आप 7 से 8 पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने पहले दिन ही एक गोल सेट कर लिया कि मेरे को 12 घंटे पढ़ने हैं और आप पढ़ रहे हैं 10 घंटे भी, तब भी आप डिमोटिवेट होंगे कि यार 12 घंटे का एम था, आज 10 ही मैं पढ़ पाया। तो एम 6 घंटे का बनाइए, उसको 8 तक पहुंचाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा और आप इस तैयारी में थकेंगे नहीं। इस तैयारी में कहा जाता है ना कि ये कछुए की कछुए की तरह आपको चलना होता है, आपको खरगोश की तरह नहीं जाना है और आपको हमेशा पूरा टाइम लेना है, अपनी उस एनर्जी को बचाए रखना है। तो अब हम जो है इतना अच्छा सेशन हुआ है ये पूरा का पूरा, और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है हमको जानने को मिली है केदार भाई से। इनफैक्ट जो अभी लास्ट में इन्होंने बताया है कि जब हम ये तैयारी शुरू करते हैं, तो क्योंकि हम ये तैयारी अपने लिए शुरू की है हमने, तो जब भी हम डिमोटिवेटेड फील करें तो हम हमेशा ये सोचें कि हमने ये तैयारी क्यों शुरू करी थी, और लक्ष्य को हमेशा थोड़ा ऐसा बनाएं जिसको आप अचीव करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन फील हो और वो लक्ष्य असंभव सा ना लगे। जैसा कि अभी डेली कितने घंटे पढ़ने हैं इस पे बात हो रही थी, तो मैं भी इस चीज का बहुत बड़ा पक्षधर हूं कि डेली 8 घंटे ही पढ़ने चाहिए, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप अगले दिन डिमोटिवेटेड फील करते हैं पढ़ने के लिए। तो हमेशा कोशिश करिए, सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़ाई करिए और खुशी के साथ पढ़ाई करिए। और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे डाउट्स जो हैं वो एड्रेस कर दिए हैं। कुछ ऐसे जरूर डाउट्स होंगे जो मेरे से छूट गए होंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी ये सारे डाउट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको कभी भी कोई जरूरत महसूस होती है हिंदी मीडियम से रिलेटेड तो आप उस डाउट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो उसका रिप्लाई मैं अपने एंड पे या फिर भाई से जो भी सॉल्यूशन बन पड़ेगा मैं एक एश्योरेंस देना चाहूंगा इस यूट्यूब चैनल पे कि मैं भाई के यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव नहीं रह पाता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैं अर्पित भाई के यूट्यूब चैनल पे अपनी GS1 GS2 या बाकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, और जो भी डाउट होंगे वो मैं क्या नाम है कमेंट में या जहां भी हो पाएगा मैं उसको टैकल करने का प्रयास करूंगा। तो ये मतलब हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतर बात होगी अगर हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है केदार भाई ये चीजें डील कर देते हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको इसके लिए जो है भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जो भी उनके पास वक्त है उसको निकाल करके इस चीज के लिए अश्योरेंस दिया है और वो करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो हम सब जो है इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि हम लोग काफी बात करते रहते हैं इस वीडियो के अलावा भी, पर हमने कभी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करी। अभी इससे पहले हम एकेडमी जा करके शॉपिंग करने या फिर एकेडमी से पहले क्या क्या खरीद लेना है इस पे बातें करते थे। तो अभी कल तक हम अपने सर्विस एलोकेशन के बारे में बातें करते थे कि क्या आएगी, अभी हम बात कर रहे हैं कि वहां पे जो असाइनमेंट लेके जाना है वो क्या लेके जाना है। तो आज फाइनली हमें प्रिपरेशन एक दूसरे की जानने का मौका मिला है, और ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के अनुभवों से आप सबको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और कोशिश करिए ये वीडियो हर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट और खास करके उनके माता पिता तक पहुंचाइए, ताकि वो अपने बच्चों को प्रेरणा दें, ताकि उनका बच्चा केदार भाई की तरह आगे बढ़े। इनफैक्ट हर सिलेक्टेड कैंडिडेट से वो मोटिवेशन लेकर के जिस भी तरह से उसकी स्ट्रेटेजी उसको समझ में आ रही है उस तरह से लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये वीडियो